So we'll start with JEE NEET questions of electromagnetic induction. As usual, शुरू के कुछ questions बहुत simple level के होंगे. They are just to build a base and to check if you remember the concept or not. तो मैं सारे question नहीं लूँगा इसमें से. Some of the question I will just skip. पहला question: If a coil of metal wire is kept stationary in a non-uniformatic field, हमारे पास एक coil है which is kept stationary, मतलब conductor is not moving. It is kept in a non-uniformatic field. An EMF is induced in the coil. A current is induced in the coil. Neither EMF nor current is induced. Both EMF and current is induced. कौन सा ऑप्शन? ए बी सी डी. ऑप्शन सी चेक करो, सी होना चाहिए. क्यों सी? यस, उन्होंने बोला नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने ये नहीं बोला वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस तब होगा व्हेन देयर इज चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. अगर मैं कॉइल को मूव नहीं कर रहा हूँ और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है, इन्होंने बोला है नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ इतना होता है कि फील्ड किसी रीजन में वीक होता है, किसी रीजन में स्ट्रांग होता है, बट फील्ड इज नॉट चेंजिंग. तो आंसर क्या आना चाहिए? सी. है क्या सी? है ना? हाँ, तो सी होना चाहिए. तो नीदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड. गुड. अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू एज एन असाइनमेंट, बट ठीक है, करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द डायग्राम बिलो शोज टू कॉइल्स ए एंड बी. तो यू हैव टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. कॉइल ए इज कनेक्टेड विद एन एसी सप्लाई. तो कॉइल ए को हमने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है. G is a very sensitive galvanometer. तो G is a very sensitive galvanometer. When the key is closed, जब तुम की को क्लोज करोगे तो constant deflection will be observed in the galvanometer for 50 Hz supply. Visible small variations will be observed in the galvanometer for 50 Hz input. Oscillations in the galvanometer may be observed when the input AC voltage has a frequency of 1 to 2 Hz. No variation will be observed in the galvanometer even when the input AC voltage is 1 or 2 Hz. So how do you solve this question? सॉल्व तो करना ही नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है. सबसे पहले यू हैव अ एसी सोर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि एसी सोर्स मतलब एसी करंट. एंड व्हाट इज एसी करंट? बाई डायरेक्शनल करंट. अब एसी और डीसी का डिफरेंस बता देता हूँ मैं. डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट सोर्स में एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव होता है, एक हमेशा नेगेटिव होता है. तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मतलब उस केस में करंट का डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं होता है. लेकिन एसी में द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स कीप ऑन चेंजिंग. मतलब इलेक्ट्रॉन आगे गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, वापस पीछे आया, राइट. फिर वापस आगे गया, वापस पीछे आया. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन इज लाइक टू एंड फ्रो. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन लाइक टू एंड फ्रो है, तो करंट भी टू एंड फ्रो है, क्योंकि करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होती है, जो आप सेमीकंडक्टर्स में सीखोगे या अगले चैप्टर में सीखोगे वैसे एसी सर्किट्स में. हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होती है, फिर अगली हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होती है, अगले हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होती है. नाउ यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड्स ऑन आई. कॉइल है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या था? μ0/2 I/R. तो क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी में. क्योंकि ए और बी कॉइल इज केप्ट क्लोज टू ए, तो ए का फ्लक्स वेरी होगा तो बी के साथ भी फ्लक्स लिंक चेंज होगा. तो उस वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन तो होने वाला है. सिर्फ अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, इट इज फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 और 2 हर्ट्ज. तो ऑप्शन सी. 50 हर्ट्ज के लिए नहीं होता है. दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. तो यू डोंट हैव टू चेक कि 50 हर्ट्ज के लिए क्यों नहीं होता. ऑसिलेशंस आर ऑब्जर्व्ड, और ऑसिलेशंस होने चाहिए क्योंकि ये एसी करंट है, करंट का डायरेक्शन इट इज चेंजिंग. तो यहाँ पे पॉइंटर भी क्या होगा? ऑसिलेट होगा. तो इट ऑसिलेट्स फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 2 हर्ट्ज. This question I will give it to you as a homework assignment. Question number 3rd. We'll jump to 4th.
अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास एक कॉइल है जिसका एरिया आपको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज 500 टर्न्स, टोटल 500 टर्न्स है उसमें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ एंड्स ऑफ द कॉइल। गुड। द फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 0.1 सेकेंड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने जीरो कर दिया। कितने टाइम में जीरो कर दिया? 0.1 सेकेंड में। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, सिंपल क्वेश्चन है, इट इज टू सिंपल। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं नेगेटिव साइन छोड़ दूंगा। इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड वो आखिरी में देख लेंगे। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर वन टर्न। हाउ मेनी टर्न्स डू आई हैव? एन। तो व्हाट इज टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। पक्का? गुड। तो E इक्वल टू माइनस एन बाई डी टी, क्योंकि मुझे n पता है, मुझे dt पता है। व्हाट इज dt? 0.1 सेकेंड। व्हाट इज d फाई? d फाई इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? b इंटू a। तो b फाइनल माइनस b फाइनल a माइनस b इनिशियल a। फ्लक्स होता है ना b बार डॉट a बार। व्हाट इज b बार डॉट a बार? b है cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन B एंड A। यहाँ पे पहले से तुमको बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल को क्या है? परपेंडिकुलर। और कॉइल का एरिया का डायरेक्शन में क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो एंगल कितना आ गया? 0। तो ये भूलना ही नहीं, अगर ये कॉइल है तो ये एरिया का डायरेक्शन है। और उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल को परपेंडिकुलर है, क्लियरली मेंशन किया है। तो एंगल कितना है? 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। इसके लिए मैंने यहाँ पे b बार डॉट a बार लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ba cos 0। व्हाट इज cos 0? 1। अगर एंगल डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो आपको cos थीटा भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बट लेकिन फाइनल फील्ड कितना है? 0। उन्होंने बोला ना कि हमने फील्ड ही 0 कर दिया, तो फाइनल फील्ड 0 हो गया। तो अगर फाइनल फील्ड 0 हो गया तो ये हो गया माइनस एन बाई डी टी बी फाइनल 0 माइनस बी इनिशियल इंटू ए। तो E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए अपॉन डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 500। इनिशियल फील्ड की वैल्यू कितनी दी है तुमको? 0.1। और एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴। एंड हाउ मच इज द टाइम इन विच द फील्ड इज गोइंग टू 0.1। तो ये 0.1 और ये 0.1 कैंसल। ये 10⁻², ये 10⁻², तो 10⁻² और 10⁻², 10⁻⁴ और वो -4 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। डन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A coil has an area of 0.05 meter square and it has 800 turns. It is placed perpendicularly, वापस से perpendicular मतलब angle is 0 in a magnetic field of strength 410⁻⁵ Weber per meter square. It is rotated through 90 degree in 0.1 second. अभी जो coil था उसको हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज। तो अभी ये क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा घुमा के आपको बताया है, तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। ऐसा एक कॉइल था जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को था परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर था, ये बी बार है, इफ इट वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड देन ऑफ कोर्स इनिशियल एंगल, व्हाट इज इनिशियल एंगल? कितना? 0, क्योंकि इनिशियली इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आई विल से इनिशियल एंगल थीटा 0, थीटा इनिशियल इज 0। उसके बाद यू आर रोटेटिंग दिस कॉइल बाय 90 डिग्री। तो यू आर रोटेटिंग द कॉइल बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा रोटेट कर दिया तुमने कॉइल को। तो व्हाट इज द फाइनल एंगल? फाइनल एंगल इज 90। तो फाइनल एंगल अगर 90 है तो फाइनल फ्लक्स 0 है। क्योंकि अभी इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल पास हो रहा है। तो रिमेंबर इनिशियल फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करना है हमको। E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल्स टू माइनस एन बाई डी टी, फाइनल फ्लक्स माइनस
initial flux, and I just told you कि final flux is going to be 0 because of the angle. तो उसको लिखो मत unnecessary, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एन बाई डी टी, जीरो माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो हो गया E इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एन फाई आई अपॉन डी टी. वॉट इज फाई आई? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो E इक्वल्स टू एन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन dt. नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 800. व्हाट वाज द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड? इट इज 4 into 10 raised to minus 5. 4 into 10 raised to minus 5. How much is the area? It is 5 into 10 raised to minus 2. 0.05 मतलब 5 into 10 raised to minus 2. That is the area given to you. और ये रोटेशन कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ? 0.1 सेकेंड. 0.1. गुड. 0.1 मतलब 10 raised to minus 1. तो मैं इधर 10 raised to minus 1 लिख लेता हूँ. सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. -2 -5 -7, नीचे -1 तो -6 -6 और ये 2 -4 कितना? -4 5 4 था 20 into 8 160 into -4 160 into -4 0.016 volt. Done. So next question. A square loop of wire, side length 10 centimeter, is placed at an angle of 45 with a magnetic field that changes uniformly from 0.1 Tesla to 0 in 0.7 seconds. The induced current in the loop, if the resistance is 1 ohm, is. उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या बोला है आपको ऐसा बोला है कि आपके पास एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ 10 है, तो अगर लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर विच इज बेसिकली 10 into 10 raised to minus 2 मतलब 10 raised to minus 1 मीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज L square विच इज 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वायर. गुड. अब आगे बोला है जो इनिशियल जो एंगल था वो कितना है? 45. ऐसा बोला है ना, इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45. तो एंगल between normal to the area मतलब a bar and magnetic field b bar is 45. तो जब तुम फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स तो इनिशियल फ्लक्स पहले फाइंड कर लो. व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? b a, ऑफ कोर्स b इनिशियल, a cos ऑफ थीटा. गुड. तो इनिशियल फ्लक्स तुम्हारा आ गया बी ए. बी व्हाट इज बी इनिशियल? हाउ मच इज बी इनिशियल? 0.1 टेस्ला into area. How much is area? 10 raised to minus 2 and cos of 45. What is cos 45? 1 by root 2. तो ये आ गया 10 raised to minus 3 upon root 2. 1 by root 2 की वैल्यू होती है 0.7071. 10 raised to minus 3 वेबर. ये हो गया तुम्हारा इनिशियल फ्लक्स. How much is the final flux? It is 0 क्योंकि फाइनल फील्ड ही 0 कर दिया. और ये जो इनिशियल फ्लक्स था वो फाइनल फ्लक्स 0 में कितने टाइम में कन्वर्ट हुआ? 0.7 सेकेंड. गुड. और आपको पूछा है व्हाट इज द करंट इंड्यूस्ड, तो ऑफ कोर्स यू नो करंट इंड्यूस्ड इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय आर, ओम्स लॉ. V इक्वल्स टू आई आर, तो E इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू E बाय आर. तो I इक्वल्स टू E बाय आर. व्हाट इज E? d phi by dt. What is d phi? D phi is final flux. Of course I will put a minus sign, so minus final flux minus initial flux upon time. तो ये हो गया I equals to minus 1 by 1 क्योंकि resistance of the coil is also 1 ohm. Final flux 0 है, initial flux 0.7 into 10 raised to minus 3 वेबर. अभी हमने सॉल्व किया वो upon dt. What is dt? dt is also 0.7. तो व्हाट इज द करंट इंड्यूस? ये माइनस माइनस प्लस हो गया. और ये 0.7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 10 raised to minus 3 एम्पियर विच इज 1 मिली एम्पियर. तो 1 मिली एम्पियर आंसर है क्या? है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यही है ना क्वेश्चन 7 नंबर, ये एक रिपीट हुआ, ये 6 था 7, ओके ओके। A circular coil of radius 10 cm having 500 turns and total resistance 2 ohm is placed initially perpendicular to Earth's magnetic field of 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. The coil is rotated about its vertical diameter by an angle 2 pi in 0.5 second. The induced current in the coil is. क्वेश्चन है कि नहीं ये देख लो पहले, है ओके गुड। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर विच इज 10 raised to minus 1 मीटर। तो कॉइल का रेडियस दिया है आपको, इट हैज 500 टर्न्स एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओहम। इट इज प्लेस्ड इनिशियली परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल एंगल इज 0। द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर। द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर, ये इंपॉर्टेंट है, बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई in 0.5 second. Good. The induced current in the coil is. कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? What is the meaning of rotated by angle 2 pi about vertical diameter? Unless you imagine it, it will not work. ये है कॉइल, ये है उसका वर्टिकल डायामीटर और इनिशियल था ए बार इस डायरेक्शन में और इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड भी था ऐसा। अब जब तुम इसको घुमा के लाते हो 2 पाई से, मतलब कितने से 360 से, तो वापस से कितना एंगल हो गया 0 बराबर। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ऐसा आपको पूछा है। तो बताओ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब तक तो तुम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, डी फाई बाई डी टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। यहाँ तो फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स सेम आने वाला है। तो फिर ईएमएफ इंड्यूस का 0 हो जाएगा नहीं ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ डू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इनिशियल जितना फ्लक्स है उतना ही फाइनल फ्लक्स है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ओके तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि 2 पाई से जब रोटेशन होता है 2 पाई से, अगर मैं 2 पाई से घुमाऊंगा ना तो ये एरिया वेक्टर वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स जो है वो सेम है। अगर इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स सेम है तो अगर आप डायरेक्टली E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी लगा रहे हो तो आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि EMF 0 हो जाएगा उस केस में। रिमेंबर व्हाट इज योर अप्रोच? आपको इंड्यूस करंट पूछा ठीक है, लेकिन हाउ यू फाइंड आउट इंड्यूस करंट? यू राइट डाउन E बाई आर, फिर आप E कैसे फाइंड करते हो? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये बात भी सही है। व्हाट इज डी फाई? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो अगर आप इसको फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स पूरा एक रोटेशन देख रहे हो 2 पाई का, तो उस केस में 2 पाई रोटेशन के बाद जितना इनिशियल फ्लक्स था उतना का उतना क्या हो जाएगा फाइनल फ्लक्स, तो तुमको 0 मिलेगा। तो वैसा सॉल्व नहीं करना है इसको 2 केस में ब्रेक करना। ये सिर्फ तुम इमेजिन कर रहे हो। पहला केस है 0 से पाई रोटेशन और दूसरा केस है पाई से 2 पाई रोटेशन। और क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, 0 से पाई में जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना का उतना पाई से 2 पाई में होगा, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा तुमको। गुड। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सॉल्व दिस केस। तो ये केस कैसे सॉल्व करोगे? E इक्वल्स टू माइनस एन फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डी टी। मैं डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाला हूँ, मैं वैल्यू सबसे आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो E इक्वल्स टू माइनस एन, व्हाट इज फ्लक्स? बी बार डॉट ए बार। तो ये आ जाएगा बी ए, ना तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो ना तुम एरिया चेंज कर रहे हो, तो बी ए कॉस ऑफ फाइनल एंगल माइनस बी ए कॉस ऑफ इनिशियल एंगल अपॉन डी टी। बट देन यू हैव E इक्वल्स टू माइनस एन, बी ए कॉमन आ गया
व्हाट इज कॉस ऑफ फाइनल एंगल 180 मतलब पाई, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम लोग पहले जीरो से पाई रोटेट करने वाले हैं, माइनस व्हाट इज इनिशियल एंगल 0, ओके, अपॉन डी टी। तो ये आ गया आपका माइनस एन बी ए, कॉस ऑफ पाई इज -1, कॉस ऑफ 0 इज 1 डी टी। ये -2 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 डी टी। ये हो गया केस वन में 0 से तुमने पाई रोटेट किया, तो तुम जब केस टू में इसको रोटेट करोगे कहाँ से, पाई से 2 पाई, तो भी उतना ही आने वाला है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग ऑल दिस स्टफ, उतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा। तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड उतना ही होगा ये। तो देयरफॉर ई टोटल ये केस 1 और केस 2 का एडिशन कर देना। गुड, तो यू हैव 2 into 2 4 NBA by dt। ये आ गया आपका ई टोटल, और आपको आई चाहिए तो इट इज ई टोटल बाय आर। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ आई इक्वल्स टू ई टोटल बाय रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज ई टोटल, 4NBA by dt or into r। Now let us put values. What is the number of turns given to you, 500, so 5 into 100। magnetic field, what is the magnetic field का value, 3 into 10 raised to -5, 3 into 10 raised to -5। area of the coil is pi r square, pi into radius का square। रेजिस्टेंस कितना दिया था तुमको, रेजिस्टेंस इज दिया क्या, 2 ओम, वेरी गुड, 2 ओम। और ये dt रिमेंबर टोटल टाइम ऑफ रोटेशन इज 0.5 टोटल टाइम। तो जब मैंने इसलिए बोला लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अगर तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो ना, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 0.25 लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि 0.5 में पूरा रोटेशन हुआ। तो 0 से पाई 0.25, पाई से 2 पाई 0.25। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे 0.5। गुड, अब लोग हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑल्सो, ये 1 हो गया, इसको भूल जाओ, छोड़ दो। ये जो रेडियस था 10 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 रेज़ टू -1 उसका भी स्क्वायर, तो 10 रेज़ टू -2, 10 रेज़ टू -2 पक्का। 10 रेज़ टू -2 प्लस 2 गया, दिस इज 10 रेज़ टू -5, तो यू हैव 10 रेज़ टू -5। पक्का पक्का, गुड, 10 रेज़ टू -5। दिस इज पाई, दिस इज 4, यू नो 4 पाई इज 12.5 अप्रोक्सीमेटली, 12.56 precise, 12.5 अप्रोक्सीमेट। 12.5 इंटू 5 या 3 जो करना है वो कर लो, आपके ऊपर है। 12.5 इंटू 5 करते हो तो 62.5 होता है, 62.5 इंटू 3 करते हो अगर, तो 190 के आसपास कुछ आता है। तो 190 इंटू 10 रेज़ टू -5 एम्पियर आता है, तो ये आएगा 1.9 इंटू 10 रेज़ टू -3, मतलब 1.9 मिली एम्पियर। तो आंसर इज 1.9 मिली एम्पियर। देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक इन द ऑप्शन, क्योंकि मैंने अभी एज आई टोल्ड यू आई जस्ट वेरीफाइड दिस विद सम ऑफ द ऑनलाइन सोर्सेज, 1.92 ऐसा कुछ आंसर दिया मिली एम्पियर में। तो आई विल जस्ट करेक्ट दिस, ये जो 1.0 लिखा है ना, इसको 1.9 बनाओ और आंसर इज बी। क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylindrical bar magnet is rotated about its axis. A wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. Then, तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, मतलब वी हैव अ बार मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो वी हैव अ बार मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ऐसा हमारे पास एक बार मैग्नेट है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक बार मैग्नेट है। अब ऐसा बोला है, a cylindrical bar magnet is rotated about its axis, a line passing through the center is its own axis, इसके about rotate हो रहा है। Good, a wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact। तो यहाँ से एक वायर निकाला
इस सरफेस को टच किया, ऐसा कांटेक्ट में लाया। अब आगे क्या बोला, आगे पढ़ो। और डायरेक्ट करंट फ्लोज इन द एमीटर ए थ्रू अ कांटेक्ट, तो कांटेक्ट यहाँ पे एमीटर लगा दिया, चलो ठीक है। तो डायरेक्ट करंट flows in the ammeter A, no current flows through the ammeter A, an alternating sinusoidal current flows through the ammeter A with time period of 2 pi by omega, और टाइम वेरिंग नॉन साइनसोइडल। टाइम वेरिंग है लेकिन साइन वेव जैसा नहीं है, मतलब साइन पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लो थ्रू द एमीटर ए, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? जब तक तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं इमेजिन करते तब तक तुमको इसका आंसर नहीं आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे होते हैं, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर एंड रिमेंबर। जब तक तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं समझेगा तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि तो व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ ना। जब तक सिलेंडर अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, देयर इज नो करंट इंड्यूस, तो एमीटर शुड शो जीरो रीडिंग। तो आंसर भी आना चाहिए, नो करंट फ्लोस। अगर उसको हम लोग अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेट करते तो होता यस। तो ऑप्शन बी डन। नहीं भी होगा तो करेक्ट कर लेना, आंसर शुड बी बी। है क्या बी? हाँ गुड, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स। तो अभी ये याद रख लो तुम, जब तक अब इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं हुए। जितना फील्ड लाइंस पहले इन कांटेक्ट था उतना का उतना ही कांटेक्ट में है। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गुड। प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन है। अ सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m and conducting wire of length L, good, swings under gravity through an angle 2 theta। अभी एंगल 2 थीटा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि अगर मैं इस साइड भी देखूंगा तो इस साइड भी थीटा होगा, तो थीटा एंड थीटा 2 थीटा, मतलब इस एंगल, इस रीजन में इतने लेंथ में वो ये वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। गुड। देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्विंग। तो अगर ऐसा स्विंग हो रहा है वो, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको परपेंडिकुलर है। क्या है वो? परपेंडिकुलर है। क्या है वो? परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द पेंडुलम इज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, व्हाट विल बी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड? हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? कैसे फाइंड करोगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Do not get distracted with what is happening in your surrounding. Focus here. How will you solve this question? Quick. How will you solve this question? How to solve this question? ये होता है, this is what happens when you are not focused. एग्जाम में ऐसा कभी किसी का फोन बज गया तो फिर वहां देखोगे, your brain is getting distracted. जल्दी। E इक्वल टू बी एल वी, वो सिंप्लीफाइड केस था। बी एल वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, जब तक एंगल नहीं बताओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। बी और, वेरी गुड, बी बार और एल बार बोल सकते हो तुम, गुड। तो यहाँ पे भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि फील्ड इज परपेंडिकुलर, क्लियरली बोला है उन्होंने। बोला है कि नहीं? परपेंडिकुलर, तो थीटा तो जीरो है, तो क्या आ गया? बी एल वी। क्या आ गया? बी एल वी। तो हमने ऑलरेडी देखा था, वी हैव सीन दिस मोशनल ईएमएफ में, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, उसमें हमने देखा था कि जो ई होता है इट इज बी एल वी। याद है क्या ये? पक्का पक्का, गुड। तो मुझे सिर्फ फाइंड करना है वी, मेरा काम हो जाएगा। तो फाइंड आउट वी एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। करके बताओ सॉल्व। ओके, तो आई विल हेल्प यू आउट, लेकिन रिमेंबर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिना सॉल्व के आंसर आता है, आंसर ए आएगा।
अब क्यों आएगा बताता हूँ। तो वापस मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। यू हैव टू ऑलवेज थिंक, ये रिजिड सपोर्ट था, उसके बाद हमारे पास एक पेंडुलम था। पेंडुलम का जो डिस्प्लेस पोजीशन का जो विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल है, इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये कितना है, ये है थीटा, यहाँ पे है बॉब। और इसका जो मैक्सिमम मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 थीटा है मैक्सिमम। तो इस पोजीशन से यहाँ तक बराबर, ये जो लेंथ था ये लेंथ है एल, सो दिस लेंथ इज एल। गुड। नाउ इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ये जो हाइट देख रहे हो आप, हाइट, दिस इज एच। वो डायग्राम में यहाँ दिखाया है, एक ही बात है। इफ यू वांट टू शो इट देयर दैट इज आल्सो फाइन। तो दिस इज एच, डज नॉट मैटर रियली। तो ये है हाइट एच, दिस इज हाइट एच, ये एच है और ये भी एच है। और अगर मैं ये जो एल है, एल इसका कंपोनेंट देखूं यहाँ पे, तो ये होता है एल कॉस थीटा। क्या होता है ये? एल कॉस थीटा। पक्का पक्का, श्योर श्योर। लेकिन व्हाट इज द टोटल लेंथ? एल। टोटल लेंथ कितना है? एल। तो आई हैव कैपिटल एल इक्वल्स टू एल कॉस थीटा प्लस एच, सो आई हैव एच इक्वल्स टू एल माइनस एल कॉस थीटा, सो आई हैव एच इक्वल्स टू एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। कम से कम एच मिल गया आपको। क्वेश्चन पढ़ते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ होता है BLV, और E मैक्सिमम होगा अगर V मैक्सिमम है, क्योंकि B और L तो कांस्टेंट है। लेंथ इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। तो रिमेंबर E डिपेंड्स ऑन V एंड V विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पोजीशन। और अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम बोलोगे U0, यहाँ पे बोलोगे V फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हो? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2। वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट इज एक्सेशन G और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड H। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 2GH। और H क्या है? H अभी फाइंड किया ना, L 1 माइनस कॉस थीटा। यहीं पे क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जब मैं V लूंगा तो मुझे रूट मिलना चाहिए। G और L रूट के अंदर आना चाहिए। फॉरगेट अबाउट 2 को देख लेंगे। G और L रूट के अंदर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। ना 3/2 आएगा, ना 2 आएगा, ना 1 आएगा। क्या आएगा? 1/2। करेक्ट। फिर भी पूरा तो करेंगे, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी विल डू दिस। और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये पता है क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 4 रूट के बाहर 2 आ गया। तो v इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट आ गया साइन थीटा बाई 2। बचा कौन रूट के अंदर? G और L। तो G और L रूट के अंदर है, तो GL रेस टू 1/2। और जो इंड्यूस ईएमएफ था ये BLV था। तो B इंटू L इंटू V, इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 GL रेस टू हाफ। 2BL साइन थीटा बाई 2 GL रेस टू हाफ, ऑप्शन ए। तो अभी इसके वेरिएशंस भी बनते हैं। वेरिएशन मतलब तुमको इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, मे बी दे विल गिव यू ग्राफ्स, मे बी दे कैन आस्क यू which of the following graph best represents the variation of induced EMF as a function of time। अब क्योंकि हमको दिख ही गया है यहाँ पे कि इंड्यूस ईएमएफ साइन पे डिपेंड करता है, और साइन थीटा है, थीटा ओमेगा टी होता है। ओमेगा इज थीटा बाई टी, बराबर, पक्का ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा इज ओमेगा टी, तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब ई इज साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ई इज अ साइन वेव। साइन या कॉस जो भी, लेकिन इट विल बी अ वेव। तो वेरिएशन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर कॉस होगा तो वो कॉस वेव जैसा होगा। गुड। तो ये सेम क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू। और इंस्टेड ऑफ आस्किंग ईएमएफ इंड्यूस्ड दे कैन आल्सो आस्क यू करंट इंड्यूस्ड। सिर्फ ई को क्या लिखोगे? IR, और वो R डिवाइड कर दोगे, डन। अब ये जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। आई वांटेड टू गिव यू दिस एज एन असाइनमेंट। A rectangular loop
of wire shown below is coplanar in the same plane with a long wire carrying current I. सबसे पहले you should know chapter number 10. If you have a long current carrying wire, it produces magnetic field, the direction of which is given by right hand thumb rule. So the magnetic field at the location of this rectangular coil is going inside. हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, हमने नेट फोर्स निकाला था अगर याद होगा तो, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो ऊपर का साइड है, जो नीचे का साइड है, यहाँ पे फोर्स जीरो है, इक्वल बट अपोजिट, और ये जो साइड है जो नियर है वायर के, इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस पे कम फोर्स लगेगा, क्योंकि इस साइड पे जो नियर है वहाँ पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, वो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू कम है, राइट। तो नेट फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो देर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल। चैप्टर नंबर 10 से भी समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। आगे क्या बोला है, द लूप इज पुल्ड टू द राइट। मैं इस लूप को बाहर निकाल रहा हूँ। रिमेंबर, ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। आई विल रीड द फुल क्वेश्चन एंड देन टेल यू। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर shown below is coplanar with a long wire carrying current I. The loop is pulled to the right as indicated. What are the directions of the induced current in the loop and magnetic forces on the left and the right side of the loop? करेक्ट। तो सिर्फ आपको पूछा है बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, बाकी कुछ नहीं पूछा। अगर मैं फ्लेमिंग्स रूल नहीं भी यूज करता हूँ, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स रूल से मिलता है और करंट का डायरेक्शन तुमको राइट हैंड रूल से मिलता है, मैं वो नहीं भी करता हूँ, लॉजिकली आंसर आ जाएगा। इज देयर एनी करंट? नो, बट व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग इट आउट, क्योंकि ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर था इट वाज कैरिंग करंट, तो वो उसका फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इस सराउंडिंग रीजन में फील्ड है। तो अगर मैं लूप को बाहर निकालता हूँ तो फ्लक्स चेंज होगा। यस, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट। और ये इंड्यूस करंट ऐसा होता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को वो अपोज करता है। क्या था? द मोशन अवे। मोशन अवे, हाँ कि ना? हाँ, पक्का, करेक्ट। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो फाइंड करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मोशन अवे की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, राइट, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिशन होगा। अपोजिशन होगा मतलब जो फोर्स लगेगा वो कहाँ जाएगा? टू द राइट, टू द राइट। मतलब ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना? अट्रैक्शन के लिए लाइक करंट्स की अनलाइक करंट्स? लाइक करंट्स। पक्का पक्का, श्योर श्योर, लाइक करंट्स, एकदम पक्का ना? लाइक करंट, तो लाइक करंट में ये ऐसा जाएगा, बिकॉज यू सेड इट, सही है, श्योर, गुड। तो ये जो लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है, लेफ्ट में करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है ना ये? इज दैट करंट क्लॉकवाइज? यस, तो क्लॉकवाइज। तुमको क्या क्या पूछा था? तुमको पूछा था व्हाट आर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। फोर्सेस इस पे और इस पे। तो पहले बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। इस पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है ना, क्योंकि ये साइड को ये क्या करने वाला है? अट्रैक्ट। तो क्या होगा? टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। ये करंट और ये करंट आर दे अपोजिट इन डायरेक्शन? यस। तो अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन मतलब कहाँ पे? टू द राइट। तो क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट, टू द राइट कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, पक्का। जिनको अभी भी नहीं समझा कॉन्सेप्ट्स, ये लूप में पहले करंट नहीं था, सिर्फ करंट वायर में था, कोप्लेनर है। ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमने इसको बाहर निकालने की कोशिश की, फ्लक्स चेंज हुआ। लेंज लॉ बताता है कि जो कॉस था उसी को अपोज करेगा जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो, मतलब ये बाहर जाने देगा नहीं, बाहर जाने देगा नहीं, मतलब ये साइड अट्रैक्ट होने वाला है, ये साइड अट्रैक्ट होने वाला है, तो लाइक करंट होने चाहिए। तो यहाँ ये करंट और ये करंट का डायरेक्शन क्या चाहिए? सेम। तो क्लॉकवाइज बनने वाला है लेफ्ट साइड में, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है। और लाइक में अट्रैक्शन होगा तो फोर्स कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में। इस साइड पे कहाँ होगा? लेफ्ट में। ये करंट और ये करंट आर दिस लाइक और अनलाइक, तो क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन मतलब कहाँ पे फोर्स है? राइट में। तो क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट, टू द राइट, ऐसा आंसर आना चाहिए। है क्या ऑप्शन बी?
है। तो कुछ रूल्स नहीं, लॉजिक से भी आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन तुमको असाइनमेंट करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक EMI इन मोशन, but the first question is assignment because again it has something to do with directions, so you have to solve this by yourself. Question number 2. A straight conductor of length 4 meter, straight conductor of length 4 meter moves at a speed of 10 meter per second, मतलब L दिया है, V दिया है. When conductor makes an angle of 30 degree, 30 degree with the direction of the magnetic field of induction, मतलब B भी दिया है, थीटा भी दिया है, induced EMF पूछा है, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्योंकि हमने अभी देखा E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा होता है। B की वैल्यू कितनी है 0.1, लेंथ कितना है, लेंथ 4 मीटर, V कितना है, V 10, और साइन ऑफ कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री ये बड़े साइन 30 हाफ, 0.1 इंटू 10 ये 1 हो गया, 4 इंटू साइन 30, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, कुछ था ही नहीं ये क्वेश्चन। तो अब तक तुम जिसको BLV लिख रहे थे ना, वो एक्चुअली BLV साइन थीटा होता है। गुड। व्हाई वे आर वी राइटिंग BLV? बिकॉज थीटा वाज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी यही है, सेम। At a place, the value of horizontal component of Earth's magnetic field H is 3 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square. Magnetic field की वैल्यू बता दी। अब metallic rod AB of length 2 meter placed in east west direction, ये अच्छा है, east west, having the end A towards east, तो ये जहां मैं देख रहा हूं ना अभी, ये ईस्ट है, तुम जहां देख रहे हो वो वेस्ट है, राइट। तो ये एंड ए है, क्योंकि एंड ए इज टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो बी कहाँ है, टूवर्ड्स वेस्ट। अब फॉल्स वर्टिकली, ये जो रॉड है इट फॉल्स वर्टिकली, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। विच एंड ऑफ द रॉड, which end of the rod becomes positively charged, and what is the value of induced potential difference between the two ends? Potential difference find करना is not a difficult task, क्योंकि E इक्वल टू डायरेक्टली तुम BLV कर देना। B कितना दिया हुआ है तुमको 3 into 10 raised to minus 5। लेंथ ऑफ द रॉड कितना बोला है तुमको, लेंथ ऑफ द रॉड 2 मीटर। What is the velocity? I think it is 50 meter per second. How much is this? 100। 10 raised to minus 5 और 100 कितना हो गया, -3। तो 3 मिली वोल्ट, ये तो ठीक है, 3 मिली वोल्ट इज द आंसर, वो तो ठीक है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा। सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एंड पॉजिटिव है, विच एंड ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखो मैं वापस अभी समझा देता हूँ एक बार आपको डायरेक्शंस, बेसिक्स में जाओगे आप, ये तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा, इसकी बात ही नहीं है। वेयर आई एम लुकिंग इज ईस्ट, मेरे पीछे है वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इज नॉर्थ, एंड हियर यू हैव साउथ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उल्टा है, उल्टा। मैग्नेटिक नॉर्थ इज नियर जियोग्राफिकल साउथ, तो ये जियोग्राफिकल साउथ है, मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, तो ये मैग्नेटिक साउथ है, पक्का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन पोल्स उल्टे हैं, तो फील्ड कैसा है, साउथ टू नॉर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये जो करंट या EMF इंड्यूस होता है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये जो करंट या EMF इंड्यूस होता है, ये ऐसा होता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज करता है, मतलब जो भी करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, पक्का, श्योर। राइट हैंड थंब रूल तो याद होगा ही, इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड, बराबर। अब करंट का डायरेक्शन इमेजिन करो, अगर मैं ऐसा लेता हूँ, ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, रिमेंबर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द फिंगर्स। अगर करंट अंदर जा रहा होता, अंदर मतलब ईस्ट से कहाँ जा रहा होता, वेस्ट, तो इस वायर के नीचे, रॉड के नीचे, डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज अपोजिट टू अर्थ फील्ड, अपोजिट टू अर्थ फील्ड, पक्का। और वैसा होना चाहिए, तो मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ए से बी, और कन्वेंशनल करंट जाता कहाँ से कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ए शुड बी पॉजिटिव एंड बी शुड बी नेगेटिव, डन, एंड ए इज पॉजिटिव, बी, गुड, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length 1 meter, wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 meter per second perpendicular to its length. A wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 meter per second perpendicular to its length and in a homogeneous magnetic field of 0.5 Tesla. The ends of the wire are joined to a circuit of resistance 6 ohm. The rate at which the work is being done to keep the wire moving at constant speed is, the rate at which work is done is power, and power is b square l square v square by r, याद है ना, डिराइव किया था हमने, b square l square v square by r. how much is b, 0.5, उसका स्क्वायर कितना, 0.25. how much is length, 1, उसका स्क्वायर भी 1. how much is speed, 2, 2 का स्क्वायर इज 4. how much is resistance, 6. 0.25 into 4 is 1, तो 1 by 6 watt, 1 by 6, ऑप्शन नंबर बी, तो फॉर्मूलाज पता होंगे तो ऐसा फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हो गया, 1 by 6. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length 50 centimeter moves with a velocity of 30 meter per minute, 30 meter per minute, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, perpendicular to a magnetic field. If the EMF induced in the wire is 2 volt, the magnitude of the field in Tesla is, जोक है, E equals to BLV, तो B equals to E by LV. How much is E, 2 volt. How much is L, 50 centimeter, मतलब 0.5 meter. How much is V, 300 meter per minute, तो 300 by 60 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, 1 मीटर में 60 सेकंड होते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 और 5, पक्का, श्योर सर. 5 into 0.5 कितना होता है, 2.5, तो 2/2.5, हो गया. व्हाट इज 2/2.5, 20 by 25, 4 by 5, 0.8, that is 0.8 Tesla, option number C. quick. Another question. Next question. A straight conductor 0.1 meter long moves in a uniform magnetic field 0.1 Tesla. The velocity of the conductor is 15 meter per second and is directed perpendicular to the field. The EMF induced between the two ends is, तुमको पता है, BLV. B दिया है, L दिया है, V दिया है. 0.1 मतलब 10⁻². BL V 15 into 10⁻², 0.15. आगे चलो, ये अच्छा है. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. A conducting rod PQ of length 1 meter is moving with uniform speed of 2 meter per second in a uniform magnetic field of 4 Tesla directed into the paper. The capacitor of capacity C, which is 10 microfarad, is connected as shown in figure. Then पहले आपको पूछा है कि जो कैपेसिटर है उसके दो प्लेट्स है, ए और बी, तो ए पे और बी पे कितना चार्ज है, दैट इज द क्वेश्चन.
और कौन से प्लेट पे पॉजिटिव है, कौन से प्लेट पे नेगेटिव है। सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यहाँ पे लगने वाला है। यू शुड नो कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज को यहाँ पे तुम बोलते हो EMF। तो चार्ज इज C इंटू E एंड E इज BLV। तो C है कितना, 10 माइक्रोफैरड, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब 10⁻⁵। और आंसर माइक्रो में ही है, तो एक काम करो, इसको माइक्रो को माइक्रो रहने दो। तो ये 10 इंटू 10⁻⁶ जो था वो मैं चार्ज कूलम में होता है उसको माइक्रो कूलम बना लूंगा। फील्ड कितना दिया हुआ है 4, लेंथ कितना दिया हुआ है 1, स्पीड कितना दिया हुआ है 2, तो 40 इंटू 2 इज 80, तो 80 माइक्रो कूलम तो आएगा चार्ज। अब सिर्फ डिसाइड ये करना है कि कौन से प्लेट पे पॉजिटिव, कौन से प्लेट पे नेगेटिव। थ्योरी में अगर तुम्हारा ध्यान होता ना, तो ट्रांसलेशनल EMF के हमने 2 मेथड देखे थे, उसमें से एक ये था। मैंने वहां पे दिखाया था एंटी क्लॉकवाइज करंट, अगर याद होगा तो, राइट, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाया था मैंने वहां पे। इफ यू रिमेम्बर, डायग्राम भी देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर चलो नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम सॉल्व करेंगे। इफ आई एम पुलिंग दिस आउट, बिकॉज डायग्राम इज सेइंग दैट यू आर पुलिंग दिस आउट, करेक्ट। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ फोर्स इनवर्ड्स, बिकॉज इट शुड अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए, फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से थंब should point in the direction of magnetic field which is going inside, right? Index finger gives the direction of current and middle finger gives the direction of force. तो फोर्स तो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो जो कॉज है, जो EMF को इंड्यूस कर रहा है, वो उसको अपोज कर रहा है। तो थंब इज इनसाइड, मिडल फिंगर इज टू दिस साइड, राइट, दिस साइड। तो करंट शुड बी ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज, बराबर। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट। हाँ, कन्वेंशनल करंट, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक कन्वेंशनल करंट है, बराबर, विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट, लेकिन रियलिटी क्या है, इसका उल्टा, क्योंकि चार्जेस तो पॉजिटिव नहीं फ्लो होते ना, नेगेटिव फ्लो होते हैं, बराबर, पक्का, श्योर। तो बताओ मेरे को कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। तो रियलिटी इज दिस। वो हम इमेजिन करते हैं कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव तो नेगेटिव है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो तुमको ये पता होना चाहिए, आंसर क्या आएगा, ए। तो ए प्लेट शुड बी पॉजिटिव एंड बी प्लेट शुड बी नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट इट इज।